हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और एक्चुअली ये नया सेशन नहीं, सेकंड पार्ट है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि टारगेट कैसे बनाएं, लक्ष्य कैसे बनाएं, और आज एक तरह से उसका ये सेकंड पार्ट जैसा है कि लक्ष्यों को पूरा कैसे करें, टारगेट को अचीव कैसे करें, हाउ टू गेट योर टारगेट। तो टैरो की हेल्प लूंगा मैं आज और बताऊंगा आपको कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या क्या करेंगे। 3 पाइल्स मैंने बनाई हैं हर बार की तरह से, और इस बार 3 देवियों को लिया हुआ है 3 पाइल्स के रूप में। पार्वती माता, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता, तीनों 3 देवियां 3 पाइल्स के रूप में रहेंगी। आपकी स्क्रीन पर अब तीनों पाइल्स प्रकट की गई हैं। देवियां हैं तो प्रकट हुई हैं। पार्वती माता पाइल नंबर 1 रहेंगी, सरस्वती माता पाइल नंबर 2 रहेंगी और लक्ष्मी माता पाइल नंबर 3 रहेंगी। तो जिन देवी के साथ आपको ज्यादा आकर्षण महसूस होता हो, जो देवी आपको अट्रैक्ट करती हो कि उनकी कृपा आपके ऊपर बने, उनकी कृपा से आप अपने टारगेट्स को अचीव करने में सफल हो जाएं, तो जिन माता जी की कृपा आपको लगती है कि आपके ऊपर बरस रही है या आपको मिले तो बढ़िया हो जाए, उन्हें ही अपनी पाइल माने और उसके अकॉर्डिंग आज की वीडियो को देखें। और हर बार की तरह से पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिए गए हैं। तो आप अपनी रीडिंग को देखने के लिए, अपने पाइल की रीडिंग को देखने के लिए, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एक बार फिर से उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलनी शुरू हो जाती है। और सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को मेरा प्रणाम। आप सभी के प्रेम और सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं वीडियो शुरू करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बार आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मेरे साथ पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको है उस प्रॉब्लम के लिए मेरी कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी फाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने माता पार्वती को अगर चुना था अपनी पाइल के रूप में, तो आज आपकी जो पाइल है वो पाइल नंबर 1 है। और अब मैं आपके लिए रीडिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने जो टारगेट्स बनाए हैं उन्हें पूरा कैसे करना है। और अगर आप सीधे इस वीडियो पर आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं इसी को, तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पुराने वाले वीडियो का, जिसमें मैंने बताया है कि टारगेट्स को बनाना कैसे है। और उसमें ही मैंने कहा था कि मैं कुछ समय के बाद एक और वीडियो लाऊंगा कि टारगेट्स को अचीव कैसे करना है। तो ये आज का वीडियो उस पुराने वाले वीडियो का पूरक है। तो अगर आप चाहें तो अगर मतलब पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो चाहें तो पहले वो वाला देख लें और फिर ये देखें, और अगर आपका मन करता है कि पहले यही देखें तो मर्जी आपकी है, अपने हिसाब से करें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले कार्ड्स की शफलिंग, हर बार की तरह सबसे पहले कार्ड्स को शफल करने से ये एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, इनका पुरानी रीडिंग से कनेक्शन भी ब्रेकआउट हो जाता है। तो पाइल नंबर 1, अब आपके लिए मैं यहाँ से 5 कार्ड निकालूंगा जैसा कि हर बार करता हूँ। पहला कार्ड आपके लिए बड़ा प्यारा सा आया है जिसका नाम है द फूल। जी हाँ, ये टैरो कार्ड के 3 सबसे पावरफुल कार्ड्स में से एक है। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है जस्टिस, ये भी मेजर अरकाना ही से है। और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स। और कार्ड नंबर, मुझे तो वाइब्स भी आनी शुरू हो गई कि क्या क्या ये कहना चाह रहे हैं। और लास्ट में आपके लिए आया है नाइट ऑफ द कप्स का कार्ड। तो 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं और अब मैं 5 कार्ड लूंगा ज़ेन टैरो से। अच्छा, आज की रीडिंग में मैं ब्रेक नहीं लूंगा, मतलब कहने का मतलब कि 5 इधर से और 5 उधर से, पहले इसको फिर उसको, ऐसा नहीं करूंगा। तो एक साथ ही चलेगा ज़ेन टैरो का और इसका भी। तो अब ज़ेन टैरो से भी 5 कार्ड लूंगा। 10 कार्ड पूरे हो जाएंगे तो फिर इनसे मैं रीडिंग करूंगा। तो ज़ेन टैरो को भी एक बार शफल कर लेते हैं। और ज़ेन टैरो से आपके लिए जो पहला कार्ड आया है ये है हार्मोनिका। कार्ड नंबर 2 आया हुआ है, ये है कंट्रोल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो आ रहा है ये है टोटलिटी। 3 कार्ड्स आ चुके हैं, तीनों बड़े प्यारे आए हैं। और चौथा कार्ड ज़ेन से आया हुआ है आइसोलेशन। आइसोलेशन, इसका जो हाइफन लगा हुआ है बीच में, उसकी थोड़ी सी मीनिंग को डिफर करता है ये। और
लास्ट कार्ड जेन से आया हुआ है द लवर्स। जी हाँ, लवर्स का कार्ड आया हुआ है टारगेट की रीडिंग में। तो कभी कभी ऐसा भी होता है टैरो में, मतलब हर कार्ड की अपनी मीनिंग होती है, लेकिन हर एक कार्ड की अपनी खुद की एनर्जी होती है और वे खुद कुछ अलग अलग चीजें कहना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए सबसे पहले तो है कि अगर आपने टारगेट्स को नहीं बनाया है तो पहले आपको टारगेट बनाना होगा। सिंपल सी बात है, तभी टारगेट अचीव करेंगे। अब चूंकि हम मान के चलते हैं कि टारगेट्स आपने बना लिए हैं, पुराने वीडियो को आपने देखा होगा, अगर टारगेट बनाने में हेल्प चाहिए या किसी तरह की कठिनाई आ रही है, कभी कभी कठिनाई भी होती है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने टारगेट के ऊपर भरोसा करना। देखिए, ये जो अब मैं रीडिंग कर रहा हूं ना, ये पर्सनलाइज्ड हो जाएगी। हर पाइल के लिए चीजें अलग आएंगी। आपके लिए आपने पाइल नंबर 1 चूज किया था, तो आपके लिए जो रीडिंग है इसकी पूरी पूरी गाइडेंस आपके लिए है। एक तरह से समझें कि ये जो वीडियो है ये आपके फ्यूचर को या आपके पास्ट को रिप्रेजेंट कम करेगा, आपको गाइडेंस ज्यादा देगा, क्योंकि टारगेट को पूरा कैसे करें टॉपिक ये है। तो पूरी पूरी गाइडेंस पर ही ये काम चलेगा आज का। तो गाइडेंस को थोड़ा सा समझें और कोशिश करें कि ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है या आपके करंट सिचुएशन से, पास्ट से थोड़ा रिलेट करता है, क्योंकि मैं कुछ चीजें बताऊंगा, कनेक्टिविटी लूंगा, तो इसे सेव कर लें अपने फोन में, ताकि जरूरत पड़े तो बीच बीच में कुछ गाइडेंस ले लिया करें। तो उससे आपको हेल्प होगी, या फिर नोट डाउन कर लें कुछ पॉइंट्स अपने, जैसा भी आप समझें, मर्जी आपकी है। तो सबसे पहला काम करना है कि अपने टारगेट्स के ऊपर आपको बिलीव करना है कि हाँ जी, ये जो टारगेट बनाया है ये पूरा हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आपका टारगेट छोटा हो, जरूरी नहीं है कि आपका टारगेट बहुत बड़ा हो। जैसा भी टारगेट, जो भी टारगेट आपने बनाया है, ये सब पर लागू होगा। तो छोटा या बड़ा कुछ भी हो, इस पर अपने उस टारगेट के ऊपर पहला काम आपको भरोसा करना है कि मेरा जो टारगेट है ये अचीवेबल है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। अगर आपने इम्पॉसिबल पहले ही मान लिया तब तो फिर पहले ही हार मान गए, क्योंकि जब आप मानकर बैठ गए कि भैया ये इम्पॉसिबल है तो फिर पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बात खत्म, चैप्टर क्लोज, नमस्ते बाय बाय। तो पहले माने कि जो भी टारगेट है, भले वो कुछ एबनॉर्मल ही हो, अजीबो गरीब, बहुत बड़ा, दुनिया कहती करे पागल हो, ऐसा टारगेट कौन बनाता है यार, पहले मान के चलें कि ये अचीव हो सकता है। दूसरा, टारगेट को अपने माइंड में, अब जैसे मैंने कहा था कि ये दोनों एक साथ चलेंगे, तो पहले से मतलब राइडर वाइट से जेन, राइडर वाइट से जेन, ऐसे करके ये चलने वाला है, और बीच बीच में क्रॉस कनेक्शंस भी होगा कार्ड्स का। तो सारी चीजें समझते जाएं। कुछ मामलों में आज की जो रीडिंग है ये थोड़ी पर्सनल जैसी भी आपको फील हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने आप में थोड़ा घबराहट महसूस करते हैं जब टारगेटिंग करने का मामला आता है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा और उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया होगा तो आपको टारगेटिंग करने में थोड़ी हेल्प मिली होगी। और अगर आपने अभी तक टारगेट नहीं किया है तो आप और सीधे ये वीडियो देख रहे हैं, पाइल नंबर 1 चूज कर लिया है, तो आपके साथ हेजिटेशन बहुत ज्यादा रही होगी कि अपने किसी स्पेसिफिक टारगेट को कैसे बनाएं, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये टारगेट तो यार दिमाग में जो आ रहा है हंसेंगे लोग सुन करके। तो कोई जरूरत नहीं है अपने आप को परेशान करने की, अपने आप में गिल्ट फील करने की। तो गिल्ट वगैरह ना फील करें, अपने टारगेट के ऊपर प्राउड फील करें। दूसरा, आपका जो टारगेट है वो अन्यायपूर्ण नहीं है, वो जस्टिफाइड टारगेट है। वो चीजें जो आपने टारगेट करी हैं कि आपके जीवन में होनी चाहिए या अचीव होनी चाहिए, उन चीजों पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। मतलब टारगेट पर नहीं, टारगेट की जो क्या कहेंगे उसको, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज टारगेट है ना। जैसे मान लीजिए आपने रुपए पैसे के लिए टारगेट बनाया, प्रॉपर्टी के लिए टारगेट बनाया, लव रिलेशनशिप के लिए टारगेट बनाया, अपने फैमिली रिलेशनशिप के लिए टारगेटिंग कर ली, बच्चों के लिए कुछ टारगेट किया, व्हाटएवर जो भी टारगेट आपने किया, तो वो टारगेट आपके कंट्रोल में है, ये फील करें, ये मानकर चलें कि ये टारगेट, पहली चीज अचीवेबल है, दूसरी चीज ये टारगेट अन्यायपूर्ण नहीं है, इस टारगेट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े, पहली चीज। और दूसरी, टारगेट आपकी पकड़ में है, ये मानकर चलें, या ये मानकर चलें कि मेरी पकड़ में आ जाएगा, कैचेबल है। अब मतलब पहले तो अचीवेबल था, अचीवेबल मतलब इसे अचीव किया जा सकता है। अब दूसरा कैचेबल है, कैचेबल मतलब मैं सचमुच इसे पकड़ सकता हूं, मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, टारगेट से रिलेटेड जो पाथ है उस पाथ पर चलना, उस किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको रास्ते पर चलना पड़ेगा ना, कहीं पहुंचना है तो रास्ते पर जाना पड़ेगा।
तो उस रास्ते पर अपने ऊपर पूरा नियंत्रण आपका रहे, इस बात का ध्यान रखना है। तो यानी कि आप अपने नियंत्रण में हैं, ये भी अपने आप में फील करें। अभी बताता हूं करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आने वाली है दो, और दो कार्ड्स, मतलब दो और दो, चार कार्ड्स मिलकर एक साथ बात करेंगे। अब जो बताऊंगा वो कार्ड वाइज नहीं, अलग अलग, मतलब सॉरी एक साथ है। आप अपने आप में जितना सख्ती बरतेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना ज्यादा सिंगल टारगेट पर फोकस करेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को खुद गिल्ट में जाने से बचाएंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे कि अनजान चीजों में, अननोन में भी आपका लक्ष्य पूरा होने के लिए आपको मदद मिल जाएगी। जैसे किसी चीज के लिए जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि यार आगे क्या मिलेगा, पता नहीं कहीं से हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी, आई एम वेरी सो कंफ्यूज्ड। तो उस सो कंफ्यूज्ड कंडीशन में भी बिलीव रखें कि आपको हेल्प मिल जाएगी। ईश्वर उस टारगेट को पूरा करने में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह से अब आप समझ चुके होंगे कि आपको एक्चुअली क्या करना है। लेकिन यहां पर रुकना नहीं है। जो मैंने कहा कि एक टारगेट को लेकर चलें, एक से अधिक टारगेट ना लेकर चलें। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि टारगेट एक से ज्यादा होते हैं। तो अगर एक से ज्यादा टारगेट हैं तो उनकी प्रायोरिटी ले लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे प्रायोरिटी वाइज ले लें और पहले के ऊपर पूरी तरह से फोकस हो जाएं। जब आप फोकस होंगे तो आपका सॉफ्ट नेचर वहां पर तुरंत रीजनरेट हो जाएगा या जनरेट हो जाएगा, और सॉफ्टनेस कहेगा कि इतना भी हार्श होने की जरूरत नहीं है, बाकियों पर भी फोकस करते हैं, सारी चीजें अचीव हो सकती हैं। गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही सोचेंगे। लेकिन जरूरत से ज्यादा मोह लवर्स का कार्ड बताता है। अब देखिए, जो लोग टैरो वगैरह सीख रहे होंगे उनके लिए थोड़ी लर्निंग भी है कि लवर्स का कार्ड यहाँ टारगेट वाली चीजों पर बता रहा है। कहता है कि आवश्यकता से अधिक मोह की आवश्यकता नहीं है, मोह उतना ही रखें जितना जरूरी हो। मीन्स पहला टारगेट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक रुकना नहीं है, ये याद रखें। और क्यों याद रखें? क्योंकि टू ऑफ द सॉर्ड्स कहता है कि अगर पहला कंप्लीट हो गया तो मोटिवेशन आ जाएगा कि दूसरा भी हो सकता है, और दो हो गए तो मोटिवेशन आएगा कि तीसरा भी हो सकता है, तो फिर वैसे ही चेन चल जाएगी। बट आइसोलेशन का कार्ड कहता है कि अगर पहला अचीव नहीं हुआ तो ऐसा डिप्रेशन भी आएगा कि दूसरे टारगेट तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगा, कहेंगे छोड़ यार मेरे से सब नहीं हो सकता। तो इसीलिए आइसोलेशन का कार्ड चाहता है कि आप अपने आप को क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स की तरह बनावें। विषम परिस्थितियों में टफ बनने का प्रयास करें। विषम परिस्थितियां, जब सिचुएशन आपके खिलाफ काम कर रही हो, उस समय अगर आप अपने पर भरोसा कर सकते हैं, जैसा कि द फूल करता है। द फूल का जो कार्ड है, अब ये इंटरप्रिटेशन शुरू हो रही है, कार्ड एक दूसरे के साथ लिंकअप होकर बात कर रहे हैं। द फूल का जो कार्ड है, इसकी जो अपनी एक क्वालिटी है वो ये है कि इसका भरोसा मतलब एकदम प्योर है। मैंने अपने एक वीडियो में और भी बताया था कि द फूल की जो नेचर है, जो इसकी मेंटेलिटी है, वो इस तरह से होती है कि आप समझें, अगर ये कोई इंसान हो, कोई मनुष्य हो, द फूल का जो कार्ड है, ये कार्ड है द फूल, अगर ये कोई मनुष्य हो और इसको आपके ऊपर भरोसा करना हो, तो इसकी जो भरोसा करने की प्योरिटी है वो कंप्लीट है। ये आप पर भरोसा कर लेगा, आप धोखा दे दें, ये दोबारा भरोसा करेगा, फिर धोखा दे दे, तीसरी बार करेगा, आप धोखा देके थक जाएंगे, बट ये भरोसा करना नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका भरोसा अनकंडीशनल है। इस ट्रस्ट में कंडीशंस नहीं है, कंडीशन अप्लाई नहीं कि अगर आपने ऐसा किया तो है, नहीं तो नहीं है, बाय बाय। नहीं, इसने ट्रस्ट कर लिया तो कर लिया। तो आपको जो अपने टारगेट पर ट्रस्ट करना है वो अनकंडीशनल करना है। अगर आपने कंडीशन लगा करके ट्रस्ट कर लिया कि अच्छा चलो मेरा टारगेट पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो भगवान मेरा बैकअप प्लान तैयार है, तो भगवान कहेंगे ठीक है तू बैकअप के साथ चला जा, बैकअप तैयार है ना, प्लान भी, तू प्लान बी में ही निकल ले। तो कभी कभी प्लान ए के साथ चलिए, और प्लान बी क्या है मैं आपको बताता हूं। प्लान ए है जो आपका टारगेट है उसे पूरा करना है, और प्लान बी क्या है? प्लान बी है फॉलो प्लान ए। ठीक है, प्लान ए को फॉलो करना ही आपका प्लान बी है, यानी कि एक ही प्लान है, दूसरा प्लान नहीं है। इसको कहते हैं पीछे की चीजों को बर्न करके आगे बढ़ना। मतलब ये टेंडेंसी जो है कहानियों में है, किताबों में पढ़ा है कि नेपोलियन यूज करता था जब वो अपनी आर्मी को किसी
शहर पर कब्जा करने के लिए ले जाता था। तो नॉर्मली पुराने समय में शहर ज़्यादातर नदी के किनारे बसते थे, तो उस पर ब्रिज होता था। तो उसकी आर्मी जब ब्रिज को पार कर देती थी तो वो अपनी आर्मी को पहला ऑर्डर जो देता था वो ये कि ब्रिज को तोड़ दीजिए, जला दीजिए, ब्रिज को पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। अब अगर ब्रिज को तोड़ दिया, पुल को जला दिया, तो उसकी आर्मी के पास भागने का रास्ता बंद हो गया। अब एक ही रास्ता है, शहर को जीतो, कब्जा करो और इन्हीं लोगों से नया ब्रिज बनवाओ। तो उसकी आर्मी के पास जीतने के अलावा दूसरा रास्ता, दूसरा चारा नहीं है। तो बिल्कुल आपको वही करना है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना कि अगर ये नहीं हुआ तो बैकअप तैयार है। क्यों? क्योंकि फिर भगवान कहेंगे ठीक है तुम बैकअप के साथ चले जाओ, तुम्हारे पास तो बैकअप है, तो तुम्हें इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि बैकअप तो रखे ही हुए हो, है ना। अगर 1000 रुपए नहीं आए तो मैं वहां से 10 रुपए उठा लूंगा, तो भगवान कहते 10 रुपए ले ले भैया तू, बिकॉज यू आर लुकिंग हैप्पी विद योर 10 रुपीज ना, कि अगर ये 1000 नहीं आए तो मैं 10 रुपए ले लूंगा। तो गो विद द 10 रुपीज, डोंट गो फॉर 1000, ओके, वो किसी और के पास जाएगा। तो आप अपने टारगेट के ऊपर अनकंडीशनल बिलीव कर लें। दूसरा, 2 टारगेट्स एक साथ लेके ना चलें, एक समय में एक चलें। पाइल नंबर 1 आपके लिए ये है। अगर 2 टारगेट साथ लेके चलना होता तो भी बताता। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि थोड़ा स्वार्थी हो गए, अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, और एक्चुअली उसकी कोई जरूरत है नहीं। दूसरों के बारे में एक्चुअली सोचना इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप एक तरह से समझे तो दयाहीन है। आप दयाहीन नहीं, मतलब हीन है। हीन का मतलब होता है कि लैक आपके पास है, कमी है। किस चीज की? आपका लक्ष्य आपको मिला नहीं है। तो जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, मजबूती आ नहीं जाती, जब तक आप अपने आप को सक्षम बना नहीं लेते, तब तक दूसरों के बारे में थोड़ा कम सोचें, आगे बढ़ें। लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो आपका लक्ष्य हासिल हो जाएगा, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। अब यहां पर मैं प्रॉब्लम की भी बात बता दूं कि प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या क्या आएगी? सबसे पहला आपका अपना रूड बिहेवियर इस प्रॉब्लम मतलब इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे? आप इरिटेट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, डिप्रेस तो नहीं हो रहे हैं, और अपने आप को साबित करने की एक होड़ में आ जाएंगे। तो ये चीजों में नहीं आना है, इन चीजों में रजिस्ट करना है। जब ये चीजें आए तो तुरंत याद करिए कि हाँ, मेरे को बताया था किसी रीडर ने, टैरो रीडर ने, मेरा नाम कृष्ण है कि कृष्ण ने मुझे बताया था और ये चीजें मेरे में आ रही हैं, तो मुझे इन चीजों को रजिस्ट करना है, हटाना है। दूसरा, झगड़ा ना करें किसी से। लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जब आप आगे बढ़ेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, विवाद भी होंगे। आप अपने काम को जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो दूसरे लोगों की ओर से आपको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, तो उसमें थोड़ा कंप्रोमाइज कर लें, विवाद ना करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी व्यक्ति का सहयोग मिलता है तो मना मत करें, लेकिन कंडीशन एक है, और कंडीशन ये है कि अगर व्यक्ति सहयोग अपनी मर्जी से देता है तब तो ठीक है, आपको मांगना नहीं है। हाँ, यूज कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका फायदा उठा सकते हैं, तो यहां पर नाइट ऑफ द कप्स कहता है फायदा तो उठा लीजिए, बट उसको नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है, तो बिना नुकसान पहुंचाए अगर फायदा उठा सकते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। और पहले भी जैसा कि आपका नेचर रहा है, कई बार आती आती अपॉर्चुनिटीज आपसे छूट गई हैं, है ना। पाइल नंबर 1 याद है आपको वो चीजें? तो वो जो आती आती तक अपॉर्चुनिटीज ऐसे हाथ में आ के ऐसे छूट गई हैं, निकल गई हैं, वो वाली गलतियां दोबारा ना करें। अब वो गलतियां ना करने के लिए क्या करना है? सबसे पहला काम, खुद पे से डाउट हटा दें। वो बात फिर से वही पहली बात आ गई जो मैंने शुरुआत करी थी कि अपने टारगेट पर ट्रस्ट करें। तो टारगेट पर तो ट्रस्ट है, लेकिन अगर अपने ऊपर थोड़ा डाउट है, अब आपने टारगेट पर ट्रस्ट कर लिया कि हाँ जी, कृष्णा जी ने बता दिया था ये टारगेट अचीवेबल है, इस टारगेट में कुछ अन्याय नहीं है, किसी का बुरा नहीं हो रहा, बट यार मेरे साथ बड़ा गड़बड़ होता रहता है, तो सोचिए ना मिसमैचिंग कैसी होगी। टारगेट अचीवेबल भी है, चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन मेरे साथ गड़बड़ होता रहता तो गड़बड़ होगी। तो ये चीज ना सोचें, इसके लिए कोई जगह नहीं है, कुछ इसका अर्थ नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और आपके लक्ष्य में इसका कोई रोल नहीं है, योगदान नहीं है। तो इसके बारे में ना सोचें और बिल्कुल आगे बढ़ें, लक्ष्य को प्राप्त करें। लक्ष्य प्राप्त करने में आपको ज्यादा मुसीबत नहीं आएगी। ये टाइमलेस वीडियो है, और इस टाइमलेस वीडियो के अकॉर्डिंग छोटी सी टाइमलाइंस में अब आपको देना चाहूंगा, जो टाइमलाइन अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आ रही है। सबसे पहला, अगर आपका प्रॉपर्टी का मैटर है तो प्रॉपर्टी मैटर में भी टारगेट, अगर नई प्रॉपर्टी को बनाने का आपने लक्ष्य रखा हुआ है तो इसमें 4 से 5 साल का समय लग सकता है।
अगर मामला केवल धन का है, अगर मामला केवल जॉब का है, तो 2 साल के अंदर आपके टारगेट्स पूरे होंगे। ये टाइमलेस वीडियो है, जनरल वीडियो है, तो जब से आप देख रहे हैं वहां से रेजोनेट होगा और वहीं से इसकी टाइमलाइन शुरू होगी। और अगर किसी रिलेशनशिप में चीजों को बेहतर करने का टारगेट आपने ले रखा है, जैसे मान लें घर में कुछ रिलेशन खराब है, पति पत्नी में संबंध बिगड़ गए हैं, आपके इन लॉज के साथ आपके संबंध बिगड़े हैं और आप उन्हें ठीक करना चाहते हैं, तो उसका जो आपका टारगेट है वो 6 महीने का है। 6 महीने में चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको भी अपने टारगेट के लिए काम करना होगा। और कौन सा टारगेट पूरा नहीं होगा? वो है किसी का मन परिवर्तित करने का टारगेट। अगर आपने ये सोच रखा था कि मैं एक टारगेट लूं कि उनके मन में मेरे लिए ऐसा ऐसा हो जाए या वो ऐसा ऐसा फील करने लगे, तो ये सारे टारगेट पूरे नहीं होने वाले। बिल्कुल छोड़ दीजिए और भूल जाइए, क्योंकि आप किसी का मन परिवर्तित नहीं कर सकते। क्योंकि अगर किसी का मन परिवर्तित हो सकता तो फिर बैंक के कैशियर का मन परिवर्तित कर लिया जाता, काफी फायदा हो जाता है ना। या अब मैं यहाँ पर और चीजें नहीं बोलूंगा, वो थोड़ा सा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से चीजें आपको बताने की कोशिश करी हैं। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, और वो ये है कि अगर इस टारगेट को पूरा करने में आप इरिटेट होते हैं, नाराज होते हैं और गुस्सा आता है, तो उसे अपने तक रखें, लोगों को न दिखाएं। जितना ज्यादा अपने तक रखेंगे और लोगों को नहीं दिखाएंगे, उतना ज्यादा आपका फायदा रहेगा, उतना जल्दी आप अपने टारगेट की ओर बढ़ जाएंगे आगे। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो मेरा सेकंड चैनल है, जिसका नाम एस्ट्रो गुरु कृष्ण है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस पर एक नई स्टोरी पोस्ट करी है और उस स्टोरी का नाम है साधु और वेश्या। तो उस स्टोरी को भी देखें, उस स्टोरी के मोरल को समझें और कुछ अपने जो मेरा थोड़ा सा 2-4% का ज्ञान है उसे आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा ये प्रयास कैसा है, जरूर उस वीडियो के कमेंट में भी बताएं मुझे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने माता सरस्वती को चुना था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं माता सरस्वती की तस्वीर को, तो आपकी पाइल नंबर 2 है। और अगर आप चाहते हैं माता सरस्वती आप पर कृपा करें कि आप अपने टारगेट्स को पूरा करें, तो अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा पाइल नंबर 2 की, और देखेंगे कि आपके टारगेट्स को पूरा करने में क्या चीजें योगदान दे सकती हैं, कहां कहां आपको सावधानियां बरतनी हैं, और टैरो की गाइडेंस आपके लिए एक्चुअली में क्या है, जिससे आप अपने टारगेट्स को जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। तो पाइल नंबर 2 शफलिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या आते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो आ रहा है ये है द मैजिशियन, बहुत बढ़िया कार्ड आया है। दूसरा 6 ऑफ द पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड आपके लिए जो आया है ये भी बड़ा प्यारा कार्ड है, जिसका नाम है डेथ, TEATH। जी हाँ, अपने मन में कोई ऐसी भावना ना लाए, इस कार्ड का नाम डेथ है, लेकिन ये बड़ा प्यारा कार्ड है, ये भी काफी पावरफुल कार्ड है और ये ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आता है जिसे देने में दूसरे कार्ड हिचकिचा जाते हैं, तो इसलिए ये प्यारा कार्ड है। चौथा कार्ड आपके लिए आया हुआ है 4 ऑफ द पेंटिकल्स। अब 5वां कार्ड आपके लिए जो आया है यह है द मून। 5 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं राइडर वाइट की ट्रेडिशनल डेक से, और अब 5 कार्ड लूंगा मैं ज़ेन टैरो से। तो ज़ेन टैरो की भी एक बार शफलिंग कर लूं। ओके, पहला कार्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए आया है सेलिब्रेशन। दूसरा आपके लिए जो आया है यह है प्रोजेक्शन, और आपके लिए कार्ड नंबर 3 पर आया है इंटीग्रेशन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है प्लेफुलनेस, और लास्ट में आपके लिए जो कार्ड आ रहा है ये है पेशेंस। पेशेंस का कार्ड आया है द मून के साथ इंटरप्रेट करने के लिए। अब आपको मैं दिखाता हूं मजेदार चीज। अब इसमें देखिए ध्यान से, तो मून बना है ना ऊपर, और 5वां कार्ड राइडर वाइट से आया है जिसका नाम है द मून। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कार्ड्स एक दूसरे डेक से कैसे रेजोनेट हो जाते हैं अलग। जैसे यहां पर आया है डेथ का कार्ड, ठीक,
और इसके साथ इंटरप्रेट करेगा इंटीग्रेशन। इस पर यिन एंड यांग एनर्जी का ये सिंबल बना हुआ है। तो दो ऊर्जाओं का मिलन, दो ऊर्जाएं यानी दो दुनियाओं का मिलन। डेथ एक्चुअली मतलब अभी तो कार्ड नहीं है, मैं मीनिंग बता रहा हूं आपको कि डेथ की मीनिंग क्या होती है। दो दुनियाओं का मिलन डेथ से ही होता है या जन्म से होता है। जन्म से ही दो दुनिया मिलती हैं या मृत्यु से मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कार्ड्स की अपनी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बड़ी पावरफुल होती है। और कभी कभी कार्ड्स थक जाते हैं हमारी एनर्जी खींच रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भी थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उस समय क्या करना पड़ता है, मुझे दूसरे डेक यूज करनी पड़ती है। इसीलिए प्रोफेशनल रीडर्स अपने पास कई डेक्स रखते हैं। चलिए, तो पाइल नंबर 2, सबसे पहले आप ये जान लें कि आपने जो टारगेट्स अपनी लाइफ में बनाए हैं या अभी आपके जो टारगेट्स हैं वो बहुत अच्छे, प्यारे और सटीक हैं, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन कंप्रोमाइज ना करें। आपके लिए सजेशन आ रहा है कि जरूरत नहीं है अपने टारगेट में कंप्रोमाइज करने की। क्यों? क्योंकि अगर आप कंप्रोमाइज करते हैं तो आप अपने लक्ष्य से भटकाव महसूस करने लगेंगे और उस भटकाव की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि अभी समय सही नहीं है, या आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपके टारगेट में कमियां हैं अभी भी। मतलब वो भटकाव के बाद, एक बार कंप्रोमाइज करने के बाद लगेगा कि अभी कुछ और भी कमियां हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को भी दूर करने और उन प्रॉब्लम्स के लिए भी अभी जरूरत है और परिवर्तन की। तो उस परिवर्तन की वजह से टारगेट में काफी ज्यादा लैग्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं सेलिब्रेशन कार्ड की। लेकिन सेलिब्रेशन का कार्ड मुझसे कह रहा है कि रुको रुको रुको, अभी नहीं, पहले डेथ से मिलते हैं। चलिए, डेथ का कार्ड जो है ये इंटीग्रेशन के साथ, प्लेफुलनेस के साथ और 4 ऑफ द पेंटिकल्स, ये 4 कार्ड एक साथ, एक्चुअली मून और पैशंस, 6 कार्ड एक साथ इंटरप्रेट करना चाहते हैं। अब समझें, थोड़ी सी रीडिंग आपके लिए पर्सनलाइज या साइकिक जैसी चलेगी। ध्यान से बात को सुने और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होती है, क्योंकि कभी कभी कार्ड्स की जो लैंग्वेज है मैं एग्जैक्ट भी बोल जाता हूं तो थोड़ी टफ होती है, तो रिपीट सुन लें या उसका 2 बार सुन लें ताकि वो क्लियर हो जाए। अगर उतार और चढ़ाव से घबरा जाते हैं या परिवर्तन पसंद नहीं है, अथवा खुद के ऊपर भरोसा तो है लेकिन खुद की इनसिक्योरिटी से बड़ा खतरा महसूस होता है और अपने आप को आगे ले जाने में डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे या लोगों के सामने अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो बहुत 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 बड़ी गलती करने जा रहे हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड था ना एक्चुअली होता ऐसा है। अब सोचिए 6 लोग आपसे एक साथ बोल रहे हो तो आप कैसे कंसंट्रेट करेंगे। तो इस समय मेरी कंडीशन वो हो रही है, 6 कार्ड्स एक साथ मेरे से बात कर रहे हैं और 6 के 6 की बातें एक साथ आ रही हैं। चलिए, सबसे पहला आपको करना क्या है कि अपने अंदर की इनसिक्योर फीलिंग से बाहर निकलना है। दूसरा, आपको पता है कि अगर आपके टारगेट्स जो आपने बनाए हैं वो पूरे हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ जाएगा जो परिवर्तन आपके पिछले जीवन को, यानी जीवन का जो पिछला हिस्सा है, वो पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा, जीवन का जो पिछला हिस्सा है उसको बिल्कुल खत्म करके आगे निकल जाएगा। इस टारगेट के आगे निकलने पर जो ऊर्जा जनरेट होगी, जो एनर्जी बनेगी, वो एनर्जी आपको डराने का काम कर सकती है, क्योंकि आपको लग सकता है कि आप में इतनी क्षमता और इतनी योग्यता नहीं है। आपने लक्ष्य बड़ा बना लिया, लेकिन उस बड़े लक्ष्य के साथ इमेजिनेशंस में आपने अपने आप को सेलिब्रेशन में डाल दिया और उस इमेजिनेशन के साथ खुश थे। बट अब गलती यह हो गई कि उस टारगेट को पूरा करने की दिशा में थोड़ा सा सीरियसनेस आ गया। अभी थोड़ा सा आई है, ज्यादा नहीं आई है। आपको याद होगा कि आप अपने आप को थोड़ा दीनहीन मानकर चलते थे, आपके लक्ष्य शिफ्ट होते रहते थे, टारगेट शिफ्ट होते रहते थे। आप कई बार अपने आप को सिर्फ इसलिए खुश रखते थे या फील करते थे कि मेरी जिंदगी में चीजें अच्छी चल रही हैं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा की उम्मीदें नहीं हैं। लेकिन फिर गलती हो गई, या तो आपने टारगेट्स बड़े बना लिए या शायद आपने मेरा पिछला वीडियो देखा और टारगेट कर दिया। अब उस टारगेट करने के बाद चीजें ये हुई हैं कि एनर्जी लेवल आपकी इंक्रीज हो गई है और ऐसी इंक्रीज हुई है कि बस आप किसी तरह से एनी हाउ उस टारगेट को पूरा करने में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं कैसे करूं और अपने आप को थोड़ा डिप्रेस फील करना शुरू कर रहे हैं। फ्यूचर में अभी और करेंगे, अभी डिप्रेशन आया नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंटली क्या करना है कि अपने टारगेट को अगर हासिल करना चाहते हैं तो सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ना होगा। एक बैग अचानक से उसे अचीव करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा,
बहुत खुश मिजाज तरीके से आगे बढ़ना होगा, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अपनी क्षमताओं को अपने अंदर मुट्ठी में बंद करके रखना समझदारी बिल्कुल नहीं होती। तो अपनी क्षमताओं को निकालें, बाहर लाएं, यूज करें और घबराहट पर नियंत्रण करना बंद कर दें। आपको लगा होगा मैं बोलूंगा घबराहट पर कंट्रोल करें, नहीं, घबराहट पर कंट्रोल नहीं करना है। घबराइए, बिल्कुल दिल खोल के घबराइए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा घबराएंगे घबराहट उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। कीवर्ड दे दिया मैंने आपको। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो डर कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, और वो डर बहुत देर तक कंटिन्यू इसलिए रहता है क्योंकि उस डर से छूटना चाहते हैं, लेकिन उस डर का सामना करें। कहते हैं ना, अपने डर का सामना करिए। जिस चीज से डर रहे हैं उस चीज के सामने खड़े हो जाइए तो डर हट जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। अपनी इनसिक्योर फीलिंग को या अपनी क्वालिटीज, अपनी एबिलिटीज को पूरी तरह से इस्तेमाल ना कर पाने का जो एक गिल्ट आप में बना है, उस गिल्ट से बाहर निकलने की जरूरत है। आगे भविष्य में आपके टारगेट के अचीव करने में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। पाइल नंबर 2, ये पहले तो आप जान दें। ऐसा नहीं है कि आपका टारगेट बहुत स्मूथली अचीव हो जाएगा। अचीव होगा, ये भी आ रहा है, पाथ भी दिख रहा है मुझे, और उस पाथ तक पहुंचने में थोड़ी सी अड़चने भी हैं, लेकिन जो अड़चने हैं वो सिर्फ शुरू में दिख रही हैं। दो प्रॉब्लम है, पहली अड़चने शुरू में है और दूसरी आपका पाथ थोड़ा सा लंबा है, यानी थोड़ा समय लगेगा, बट अचीवेबल है, अचीव जरूर हो जाएगा। अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत आपको पड़ेगी फ्यूचर में, और वो बैलेंस कैसे करेंगे मैं 2 चीजों से बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो आप अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि माइंड में आपके नेगेटिव चीजें ना आए अपने टारगेट को लेकर के, कि ये अचीवेबल है या नहीं है, नहीं हुआ तो ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर की चीजें, तो ये ना करें। दूसरा, अपने टारगेट के बारे में दूसरों को इंफॉर्मेशन ना दे, क्योंकि जब आप अपने टारगेट की इंफॉर्मेशन दूसरों को दे देते हैं तो असल में होता क्या, जैसे कभी कभी सुना होगा ना कि मंदिर में मान्यता मानी जाती है कि भगवान अगर ऐसा किया तो ऐसा होकर आएगा, हम आएंगे। तो जो कुछ भी है, फिर कहते हैं कि टूटते स्टार से कुछ मांग लो, भगवान से मांग लो, तो कहते हैं कि जो कुछ भी मांगो उसे किसी को बताओ नहीं। उसका रीजन क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं तो एनर्जी निकल जाती है, उस बात की जो एनर्जी है वो आपसे छूट जाती है, और उस बात की जैसे ही एनर्जी छूट जाती है आप हल्के हो जाते हैं और चीजें खत्म हो जाती। तो अपने टारगेट के बारे में दूसरों को जानकारी ना दें। इंपॉर्टेंटली आपको अपने ऊपर फोकस करना है और अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना है और सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ना है। लेकिन जब ये आगे बढ़ेंगे तो सीरियस कतई नहीं होना, जितना सीरियस होंगे उतना परेशान होंगे। तो सीरियसनेस को दूर रख दें, कूल नेचर से आगे बढ़ें। अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में प्रॉब्लम्स शुरू में आएंगी, बट बाद में लक्ष्य आपके जल्दी अचीव हो जाएंगे। थोड़ा लंबे हैं बट अचीव हो जाएंगे, ये भी है। अब बात करते हैं लास्ट में सेलिब्रेशन के कार्ड की, जो कहता है कि आपका टारगेट जब तक अचीव ना हो जाए, हाथ में आ ना जाए। ये भी चुप था, बोल नहीं रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि सेलिब्रेशन का कार्ड पहले आया है फिर चुप क्यों है। अब बताया इन्होंने, जब तक वो अचीव होकर के मुट्ठी के अंदर ना आ जाए तब तक उस टारगेट की सेलिब्रेशन नहीं करनी। पूरा होने वाला है तो वेट करिए, हो जाए तो सेलिब्रेट करिए। एंड मोमेंट तक रुके रहना है, शांत रहना है, स्थिर रहना है। दूसरे, जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो लोगों के साथ करें, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी आपके वेल विशर हैं उनके साथ करें। और अगर इस टारगेट को पूरा करने की दिशा में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें आपकी हेल्प चाहिए, मतलब आपके टारगेट में सहयोग कर रहे हैं बट उसमें हेल्प भी चाहिए, तो उनकी हेल्प करिए। उनकी हेल्प करने से हिचकिचाइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। अब बात करते हैं एक बार फिर से डेथ कार्ड की। डेथ का कार्ड कहता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती हैं जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, अबूझ पहेली जैसी हो, तो उस समय उस सारी सिचुएशन का पहली चीज तो सामना करना है, भागना नहीं है। और दूसरी चीज ये समझ लें कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है जिसका कोई हल नहीं है तो वो चीज विधि के विधान के अकॉर्डिंग ही होगी, पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगी। ईश्वर का भी पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग होगी, और उस चीज पर आपका जोर नहीं चलेगा। तो वहां शांत भाव से, ग्रेसफुल भाव से चीजों को हो जाने दें, क्योंकि उनका होना आपके लिए फ्यूचर में बड़ा फायदेमंद होगा। और अब आपको बता देता हूं कि अगर आपके टारगेट की शुरुआत से लेकर के चलने की जर्नी में एंड तक पहुंचते पहुंचते आप होपलेस हो जाते हैं, तो अपनी होप को बढ़ाने का जो सबसे आसान तरीका आपके पास है
वो आसान तरीका ये है कि आप अपनी इनसिक्योर फीलिंग्स पर कंट्रोल करने काबू पा लें। अगर आपने अपनी इनसिक्योर फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया तो एक्चुअली डिप्रेस हो जाएंगे, लेकिन बीच में अगर इनसिक्योर फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया तो डिप्रेशन तक आप पहुंचेंगे नहीं, आपके लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन अपना खूबसूरत और हल्का अंदाज बनाए रखें, बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और मेरे स्टोरी चैनल के लिंक पर क्लिक करके नई स्टोरी जिसका नाम है वेश्या और साधु, उसे जरूर सुनें। वो स्टोरी बड़ी ही अच्छी है, मोरल वाली है और उसे सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को आपके लिए यानी पाइल 2 के लिए यहीं क्लोज करते हैं। अगले में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने माता लक्ष्मी को चुना था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, तो आपकी पाइल नंबर है 3। और अब आपके लिए मैं रीडिंग करूंगा और देखूंगा कि टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है। आप क्या करें जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर जल्दी जल्दी आगे बढ़ें और आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होने में ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले आपके लिए 5 कार्ड्स निकालते हैं। पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड आया हुआ है 7 ऑफ द वॉन्ड्स का। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ द कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस अपने आप में बहुत पावरफुल कार्ड होता है, जो आपके लिए तीसरे नंबर पर आया है। और आपके लिए चौथा कार्ड है 6 ऑफ द कप्स और 5वीं पोजीशन पर आपके लिए है द स्ट्रेंथ। तो इस तरह से 2 कार्ड मुझे मिले हैं मेजर आर्केना से और 3 कार्ड्स मिले हैं माइनर ग्रुप से। ओके, पाइल नंबर 3, अब आप इसको समझना शुरू करें कि लक्ष्यों की प्राप्ति में आपके लिए कुछ जो व्यवधान वगैरह हैं वो क्या हैं और आपके लिए गाइडेंस टैरो की क्या है। जेन कार्ड से भी मैं 5 कार्ड निकाल लूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए पूरी प्रॉपर गाइडेंस क्या है, क्योंकि आज की रीडिंग में राइडर वाइट और जेन दोनों एक साथ चल रहे हैं और दोनों से ही इंफॉर्मेशन निकाल करके मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आज की जो रीडिंग है, आपको जानना है कि आप क्या करें जिससे आपको लक्ष्यों को प्राप्त करने में, अपने टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प मिल सके, आसानी हो सके। तो उसके लिए सीधा सीधा मतलब है आज गाइडेंस ज़्यादा है और आपके लिए गाइडेंस के लिए जेन कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपके लिए आया है स्लोइंग डाउन। सेकंड कार्ड आपके लिए आया हुआ है ट्रस्ट। आपके लिए कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर जो कार्ड है उसका नाम है ड्रीम। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए आया है क्लींजिंग द पास्ट और लास्ट कार्ड आपके लिए इंटीग्रेशन। तो 5 कार्ड आपके लिए आ गए हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन का जो कार्ड है इसको इंटरप्रेट करना है राइडर वाइट के स्ट्रेंथ के साथ में। चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 3, अब आप समझना शुरू करें कि आपको एक्चुअली करना क्या है। सबसे पहला, जैसा कि आप जानते हैं कि टारगेट्स बनाने के मामले में आप काफी ज्यादा इनसिक्योर भी रहे हैं, घबराए भी हैं। लोग क्या कहेंगे समाज में, या मतलब अगर आपके टारगेट के बारे में लोगों को पता चल जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे या लोग आपको किस नजर से देखेंगे, ये सारी चीजें आपने सोचा। आपने अपने आप को भी जज करने का काम बहुत सारा किया। अपने ऊपर विश्वास हालांकि वैसे तो था, बट लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आपका विश्वास अपने ऊपर उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड थे, क्या हासिल करना है ये पता था, लेकिन पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं थे। और वो कॉन्फिडेंस का खिंचाव, वो कॉन्फिडेंस में जो एक नेगेटिव खिंचाव है, वो आपको धीमा कर देता है, बिल्कुल अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में चल रहे आपके कदमों को या आपकी योजनाओं को बिल्कुल स्लो कर देता है। पुरानी जो गलतियां हैं, जैसा कि क्लींजिंग द पास्ट का इंटरप्रिटेशन 6 ऑफ द कप्स के साथ है और दोनों कार्ड की अलग अलग डेक्स में लगभग एक जैसी मीनिंग है, बट यहाँ दोनों दो अलग अलग चीजें बता रहे हैं। जैसे राइडर वाइट कहता है कि पुरानी गलतियों से सबक लेना जरूरी है, बट जेन टैरो कहता है कि आप जब तक अपने पुराने उन सारी चीजों से अपने आप को अलग नहीं कर लेते, डिटैच नहीं कर लेते, तब तक आप नए रूप में नहीं आ सकते। बिल्कुल इसको ऐसे समझें कि जब तक कैनवस पर, कैनवस मतलब
इसको हिंदी में मैं समझाता हूँ। मान लीजिए किसी भी चीज के ऊपर एक चित्र बना हुआ है, आपको दूसरा चित्र बनाना है। अगर उसके ऊपर ही आप एक चित्र और बनाएं और कलर्स अब कितने भी आप गहरे करें, लेकिन किसी बने हुए चित्र के ऊपर अगर आप चित्रकारी करते हैं तो उस बने हुए चित्र के भी कुछ अंश कलर में मिक्स हो जाएंगे, या जो भी है वटेवर, उसमें से पीछे से बैकग्राउंड दिखना शुरू होगा, बट यूनिकनेस नहीं आएगी। लेकिन अगर यूनिकनेस चाहिए तो दो काम करने हैं, कैनवस ही नया ले आइए जिस पर आप चित्र बनाएं, या फिर पुराने कैनवस के ऊपर जो चित्र बना है उसको वॉश कर दीजिए। पेंटर्स उसको वॉश करना कहते हैं। वॉश मीन्स उस पर सफेदी लगा देते हैं, व्हाइट कलर से पूरा पहले पेंट कर देते हैं या ब्लैक कलर से पूरा पेंट कर देते हैं, डबल ट्रिपल कोट करके पूरी तरह से उस कैनवस को वॉश करते हैं और उसके बाद उस पर कारीगरी करते हैं, चित्रकारी करते हैं। तो आप जब तक अपने पास्ट से डिटैच नहीं हो जाते, उस चीज पर मिट्टी नहीं डाल देते। जैसे मतलब मिट्टी डालने का सेंस क्या है, कार्ड कहता है कि जो चीज चली गई है वो चली गई है, वो लौट के आ नहीं सकती। उसके साथ अभी भी स्टिक होना, उसके साथ चिपके रहना समझदारी तो है नहीं। तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पुरानी चीजों से थोड़ा डिटैचमेंट करना है। लेकिन अगर पुरानी चीजें, देखिए यहाँ चूंकि टारगेट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर आपके पर्सनल रिलेशन की बातचीत नहीं हो रही है। आपकी लाइफ में पर्सनली क्या चला, पर्सनली कोई पेन वगैरह लाइफ में है जिसका पास्ट से कनेक्शन है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। टारगेट बेसिस पर, आपके लक्ष्यों के बेसिस पर, आपके कैरियर के बेसिस पर जो दुखद यादें हैं या कुछ ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आपको तंग करती हैं, कि आपकी असफलताएं ही हैं, जो अभी भी पुरानी असफलताएं आपको याद आ जाती हैं कि अरे हम तो सफल हो नहीं पाए थे, दोबारा कैसे सफल होंगे। तो ये वही वाली बात हो गई कि एक बार छिलके पर केले के फिसले थे, दोबारा भी फिसल जाएंगे। क्यों फिसलेंगे, बगल से निकल जाए ना। तो एक गलती अगर हो चुकी है तो रिलेटेड गलती दोबारा कैसे होगी। और अगर आप गलती दोबारा करते हैं तो यू आर परफेक्शनिस्ट इन मेकिंग सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। ये अच्छा है ना, परफेक्शनिस्ट। तो पहली चीज अपने आप को डिटैच कर दे। दूसरी चीज, हाई प्रीस्टेस का कार्ड और ड्रीम का कार्ड, जो ये अब कुछ कार्ड आपस में मिक्स हो रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ इंटरप्रेट कर रहे हैं और बताते हैं कि अब आप अपने आप को उम्मीद के साथ आगे बढ़ाने के लिए पहले तो तैयार हो जाए। आपके लक्ष्यों की प्राप्ति सिर्फ उस कंडीशन में आसान है जब सबसे पहले लक्ष्य बनाने में हिचकिचाहट ना हो। जो लक्ष्य आपने बनाए उसमें कई सुधार की गुंजाइशें अभी बची हुई हैं। आपके लक्ष्य परिपक्व नहीं है। परिपक्व इसलिए नहीं है कि आपको एक्स चाहिए, आपने वाई का लक्ष्य बना रखा है। और सिंपल एग्जांपल कर देता हूं, 100 रुपए चाहिए, आपने 80 रुपए का लक्ष्य बना रखा है, 50 रुपए का लक्ष्य बना रखा है। अच्छा 100 चाहिए, 50 मिल जाए तो बहुत है। क्यों 50 मिल जाए यार, भीख थोड़ी मांगने किसी से, लक्ष्य बना रहे हैं ना, टारगेटिंग कर रहे हैं ना। तो टारगेट करना है तो ठीक से कर लीजिए। नहीं हासिल होगा, कम हासिल होगा, ये तो डिपेंड करेगा कि आपके द्वारा कितनी मेहनत की गई और यूनिवर्स ने या भगवान ने या डिवाइन फोर्सेस ने कितनी हेल्प करी। बट पहले ही अगर आप टारगेट को कम कर देंगे तो फिर समझिए ना, फिर मतलब ऐसा ना करें। दूसरा, फोकस को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना करें। एक बार जब फोकस हो जाए अपने लक्ष्य पर तो उसकी प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास की ओर जुट जाएं, पीछे ना हटें। तीसरा, समस्याएं आएंगी और जरूर आएंगी। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जब आप आगे बढ़ेंगे तो नए नए चैलेंजेस आपको हर दिन हर महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। और उन चैलेंजेस का अगर आपने डट कर सामना करने का प्रयास किया तो आपकी जो एनर्जी है, अब एनर्जी कैसे है, सबसे पहला आपने लक्ष्य को प्रॉपर बनाया, 100% की वेटेज में बनाया, उसमें हीला हवाली नहीं की, कंप्रोमाइजेस नहीं किए। दूसरा, भरोसा अपने ऊपर पूरा कर लिया। तीसरा, आपने फोकस पूरा कर लिया। चौथा, आपने अपनी इमेजिनेशन में उस लक्ष्य को परिपक्व किया। तो ये सारी चीजें मिलकर एक एनर्जी लेवल बना देंगी और वो एनर्जी लेवल आपको उस समय काम आएगी जब चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। जब आपके पास चैलेंजेस का सामना करने की अंदरूनी शक्ति होगी तो उन चैलेंजेस का ना सिर्फ सामना कर पाएंगे बल्कि पास्ट से डिटैचमेंट भी आसानी से हो जाएगी। और एक बार अपने पुरानी ख्यालों से या पुरानी गलतियों से या पुराने भय से, गलतियां जब होती है ना तो इंसान डर जाता है, घबरा जाता है कि अरे मेरे जीवन में ये गलती हो गई है। तो वो इंसान कहते हैं ना, दूध का जल आप छाछ को फूंक फूंक के पीता है। अब पता है छाछ है, छाछ मतलब वो दही का पतला सा होता है ना, उसको छाछ बोलते हैं। मार्केट में भी मिलती है 10-20 रुपए, 10-12 रुपए पैकेट में। अच्छी लगती है। तो मालूम है कि वो छाछ है और वो ठंडा है, लेकिन कहते हैं दूध से जो जला है वो जब देखता है छाछ को तो सेम कलर में, तो एक बार फूंक मार लेता है कि कहीं जल ना जाए। तो ये जो कहावत है ये इस चीज को बताती है कि आपका डिटैचमेंट नहीं हुआ है पास्ट से, अभी भी कनेक्ट है। दूध से जले हैं तो कनेक्ट है, इसलिए छाछ है, ये पता है छाछ ठंडा है लेकिन फिर भी फूंक मार रहे हैं।
क्यों फूंक मार रहे हैं? जगहसाई कर रहे हैं अपनी। अगर 4 लोगों के सामने छाछ को फूंक मारेंगे तो लोग हंस देंगे। तो पास्ट से डिस्कनेक्ट होना है। पास्ट से डिस्कनेक्ट होने के लिए आपको यही सिर्फ इतना समझना है कि 2 बातें समझनी है एक्चुअली। पहली कि जो गलती आपने करी है उस गलती को दोहराएंगे नहीं, क्योंकि एक बार गलती करी तो आप होशियार हो जाए। दूसरी चीज, अगर ऐसी चीज हो गई है पास्ट में जो आपके लिए दुखदाई है, पीड़ादायी है, तो पहले तो ये समझ लें कि पास्ट की चीज वापस आ नहीं सकती और आप पास्ट में वापस जा करके उसको ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए उससे डिटैच होने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। जब रिलेशनशिप में ऐसा मामला होता है ना, पास्ट की कनेक्टिविटी रिलेशंस में बन जाती है, कुछ बुरी यादें बन जाती है, तो उसका डिटैचमेंट होना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसकी रेमेडीज अलग हैं। तो आज यहां पर उसकी बातें नहीं कर रहा हूं। इसको उस चीज से रिलेट मत करिएगा कि मैंने कहा कि पास्ट से डिटैच हो जाइए और आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम है और आप उससे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं और वो डिटैचमेंट हो नहीं रहा, वो एक तरह से लगाव बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे परेशान हो जाएंगे। तो उसको इस चीज को आज ये वाली जो रीडिंग है इसको रिलेशन के साथ में रिलेट नहीं करना है। अब बात करते हैं शुद्ध एनर्जी की। एनर्जी लेवल अगर ये काम आप करते हैं तो आपका इतना स्ट्रांग हो चुका होगा। सबसे ज्यादा आपको इस एनर्जी लेवल की जरूरत उस समय पड़ेगी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब आपको चैलेंजेस का सामना करना होगा। और एक बार चैलेंजेस का सामना करने के लिए आप एनर्जाइज्ड हो गए और अंदर से तैयार हो गए तो किसी भी तरह से पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिलेगा। फिर आप एकदम आगे निकलते जाएंगे और आपके लक्ष्य आपको मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है एक और चीज का, वो ये कि इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं करना है। यहां पर कोई भी ऐसा कार्ड मेरे पास नहीं है जो स्वार्थ दिखाता हो, परोपकार भी नहीं दिखाता कि जाइए किसी को पकड़िए, एक्सक्यूज मी, आपका परोपकार करना है, वो भी नहीं करना है। स्वार्थी भी नहीं होना है, गैर स्वार्थी भी नहीं होना, मतलब जबरदस्ती किसी का फायदा नहीं कराना, जबरदस्ती किसी का नुकसान नहीं करना, तो बिल्कुल न्यूट्रल चलना है। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो शांत रहें। शांत रहें का मतलब होता है थोड़ा सा मिस्टीरियस रहें, हाइड रहें। जब तक अपने लक्ष्य के लिए आप संकल्पित नहीं होंगे तब तक लक्ष्य गहराई में अंदर उतरेगा नहीं, और जब तक लक्ष्य को आप दूसरों से गा गा कर नहीं बताएंगे तब तक लक्ष्य हल्का नहीं होगा, भार उसका बना रहेगा। सोचा है कभी आपने कि जब कोई रहस्य आप जान जाते हैं तो उस रहस्य को दूसरों को बताने की बड़ी चेष्टा होती है, बड़ा मन होता है कि लाओ किसी को कह दें, किसी से बता दें। वो इसलिए होता है कि उस रहस्य का अपना एक वजन होता है, वो संभाला नहीं जाता है। तो बिल्कुल ऐसे लक्ष्य भी होता है। लक्ष्य को बनाइए तो इसको संभालने की कोशिश करिए, काबिल बनिए लक्ष्य के। लक्ष्य को इसीलिए कहते हैं ना, पहले टारगेट बनाइए फिर हासिल करिए। लेकिन अगर आपने गलती ये करी कि चल रहे हैं और आपने सोचा कि मैं टारगेट बनाता चलूंगा, हासिल करता चलूंगा, तो नहीं होगा। कंटिन्यूली साथ चीज नहीं होगी, आपको बैठकर सोचना पड़ेगा क्या टारगेट करना है। तो वो चीजें आपके लिए हमेशा बेनिफिट करेंगी जब आप अपने आप को, पहली चीज तो पास्ट से थोड़ा डिटैच करने की कोशिश करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, चैलेंजेस का सामना करेंगे। चैलेंजेस से पीछे नहीं भागना, मुंह नहीं मोड़ना है। चैलेंजेस का सामना करेंगे तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, इसको ध्यान में रखिएगा। और पाइल नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलते चलते एक लाइन में बता देता हूं, और वो है कि आपका अपने ऊपर विश्वास। अगर आप दुनिया में अपने ऊपर विश्वास नहीं करते तो दुनिया में किसी पर भी आपका विश्वास हो, वो विश्वास 2 कौड़ी का है। भगवान पर भी विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि अगर खुद पे भरोसा नहीं तो भगवान पे क्या भरोसा करोगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास करके आगे बढ़ना शुरू करिए। जब आप एक बार स्वयं पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए मुश्किल चीजें भी आसान होनी शुरू हो जाती हैं, और जब मुश्किल चीजें आसान होनी शुरू होती हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। पहला विश्वास, फिर आत्मविश्वास। तो पहले विश्वास करिए, फिर आपका विश्वास ही चीजों में आसानी लाएगा और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपको लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। आपके लिए आपके जो लक्ष्य हैं वो जरूर हासिल हो जाएंगे। बीच में थोड़ी सी कठिनाइयां हैं, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा डार्क टाइम चलेगा, जब आपका कनेक्शन पास्ट से जुड़ जाएगा। उसके अलावा किसी प्रकार की पाइल नंबर 3 आपके लिए समस्या नहीं है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। आज का टॉपिक, आज का विषय आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक स्टोरी पोस्ट की गई है साधु और वेश्या के नाम से, उसे देखना ना भूलिए। स्टोरी चैनल का जो लिंक है वो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो दिया गया है, वहाँ पर जाएं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसे भी आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें। और जल्दी ही, मतलब इस महीने के अंत होते होते तक, मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम एस्ट्रो गुरु कृष्ण है, उसके ऊपर स्पिरिचुअल वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे। तो पाइल नंबर 3 अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।